एपिसोड 41। भाबे बहर। सुल्तान सल्तर इसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दौर था। खुशी ये थी कि वो है और रहेगा। तुम खुश हो जी? सब ठीक है, सब अच्छा है, लेकिन मैं जुबराज की कमी महसूस कर रही हूँ। काश वो भी होता। वो बंद आंखों से बड़बड़ाई। कई बार जिंदगी के प्लान्स हमारे मुताबिक नहीं होते। कुछ प्लान्स ऊपर बनते हैं और इन्हें यहाँ बस फॉलो करने भेजा जाता है। हमें भी करना चाहिए। हमारे चाह लेने से कुछ नहीं होता। वो खामोश रही, जवाबन कुछ नहीं कहा। हाल में वो स्टेज पर खड़ा इस ओर देख रहा था जहां से जुल्फ आ रही थी। इसके एक तरफ हसन सुल्तान और दूसरी तरफ शानदान था, और अक्का में बाकी दोस्त और बहनें। सुल्तान इसे देखकर मुस्कुरा रहा था, वो भी मुस्कुराई थी। आंखों की चमक और लबों पर ठहरा तबस्सुम, इस एहसास को वही समझ सकते हैं जिन्होंने मोहब्बत की हो। स्टेज पर सुल्तान की दाएं तरफ हंजला खड़ी थी। वो भला अपने फेवरेट नर्स की शादी कैसे मिस कर सकती थी। दुल्हन को स्टेज पर रखे सोफे पर बिठाया गया। दूसरी तरफ सोफे पर दूल्हा साहब थे। दरमियान में फूलों की लड़ियां थी। मौलवी साहब निकाह के कलमात पढ़ा रहे थे। सुल्तान सफ्तर के लिए ये लम्हात हयात थे, मगर वो इस जहन्नम को नहीं भूल सकता था जो इसने 8 माह पहले देखी थी। क़यामत आकर गुजर जाती है, आसार छोड़ जाती है। इसे भी वो आसार भूले नहीं थे। रौनक, खुशियां, कहके, खुशबुएं सब एक तरफ हुई। वो माजी की भूल भुलैयों में एक बार फिर गर्क हो चुका था। 8 माह पहले आईसीयू के बाहर खड़े इन तमाम अफराद के लिए कहानी पलट कर रह गई थी। फर्श पर बैठे जबल खान की निगाहें एक नुक्ते पर साकित थी। आज इसे खड़ा ना हुआ गया। इसे लगा था ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। नजरें उठाकर देखो तो दरवाजे के साथ लग कर खड़े हसन, जल्तान और शानदान के सीने, स्वेटर और शाल पर खून के धब्बे थे। ऐसा ही खून इनके दिलों से भी रिस रहा था। हर शय, हर जाविये ऐसा बदल जाएगा, इनके वहम गुमान में भी नहीं था। इनकी आंखें खुश्क होती फिर बरसती। ये अमल पिछले 4 घंटों से जारी था। डॉक्टर कामला यहाँ से वहां अफरा तफरी के आलम में कभी खून अरेंज करता, कभी दवाइयां लाता, कभी बगैर कोई तसल्ली दिए बस सामने से गुजरते चले जाते। सुल्तान ने निगाहें झुकाकर अपने हाथों को देखा। इन पर जमा खून खुश्क हो गया था। वो चिल्लाहट अब खुश्क होकर दिल को खींच रही थी। क्या है इंसान, क्या इसकी जिंदगी, क्या औकात और क्या इसकी रजा। एक वक्त में खून का लोथड़ा और अगले ही पल मिट्टी का टुकड़ा। इसकी आंखें हाथों से फिसलकर इस फर्श पर बैठे जबर खान तक गई, और गुस्से की एक लहर इसके अंदर दौड़ गई। इसने आगे बढ़कर इसे गिरेबान से पकड़कर खड़ा किया। वो खड़ा हो गया। किसने गोली मारी? तुम्हारे कहने पर मारी थी ना? तुमने क्या किया ये? तुमने किया है? वो चिल्लाता रहा। इसका गिरेबान झुंझोड़ता रहा। ये ख्याल कि जुबराज मर भी सकता है, सिर्फ ये ख्याल इसके दिल को जमाकर बर्फ करने की सलाहियत रखता था। अगर इसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें तुम्हारे रोजगार समेत आग लगा दूंगा। तुमने अभी सिर्फ मेरा जब्त देखा है, तुम मेरे कहर से वाकिफ नहीं हो। मैं तुम्हारे आधे गांव को थाने में सड़ते रहने के लिए छोड़ सकता हूँ, तुम मुझसे वाकिफ नहीं हो। इसने जबल को दीवार से लगाया और दोनों हाथ इस गर्दन पर रखे। वो अब भी मुजाहमत नहीं कर रहा था, बस बेहिस्सो हरकत खड़ा रहा। लोग मुड़ मुड़ कर इन्हें देख रहे थे। ये तमाशा मजीद जारी रहता अगर सुल्तान सामने से आती हवास बाख्ता दनीन को ना देख लेता। वो दीवाना वार भागते हुए इसी तरफ आ रही थी। हमदान इसके पीछे था। वो अपनी माँ की ये हालत देखकर रो रहा था। सुल्तान ने धीरे से जबर खान की गर्दन छोड़ दी, अपने खून आलूद हाथ पुष्ट पर बांध लिए और चेहरे के तासुरात पर काबू पा लिया। शानदान ने राहदारियों में आते बच्चे को देखा तो इसकी तरफ लपका। जबराज कहाँ है? क्या हुआ है इसे? दानी ने जबल के सामने रुक कर पूछा, लेकिन वो शायद कोई पत्थर का बुत था। जुल्फ ने आगे बढ़कर इसे अपने साथ लगाया। वो अब रो नहीं रही थी, बस तनीन थी जिसकी सिसकियां हर तरफ गूंज रही थी। जबराज को क्या हुआ? वो यही एक सवाल दोहराती और रोती जाती। शानदान के साथ खड़ा सुल्तान मुख्तलिफ सवाल कर रहा था और वो सबके जवाब दे रहा था। सुल्तान का सर चकराने लगा था। वो आहिस्ता आहिस्ता बेंच पर बैठता चला गया, सर को हाथों में गिरा लिया। हंसला जो एक तरफ खामोश खड़ी थी, छोटे छोटे कदम लेती इसके करीब आकर बैठी, पैर ऊपर कर लिए, थोड़ी घुटनों पर टिका दी। इसकी आंखें सुर्ख पड़ चुकी थी। वो रोई थी, लेकिन सबके सामने नहीं। कई लम्हे आसपास का शोर सुनते वो दोनों चुपचाप बैठे थे।
میں نے زخم دیکھے تھے، گہرے ہیں، جان لیوا نہیں۔ وہ کافی دیر بعد وہ بولی تھی، تم کوئی سرجن نہیں ہو، چپ رہو۔ وہ درشتی سے بولا، میں زخم کی نوعیت پہچان سکتی ہوں، اس کام کے لیے مجھے سرجن ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تسلیاں جا کر تم اپنے قاتل بھائی کو دو تو بہتر ہوگا۔ اس کے انداز میں کاٹ تھی۔ وہ نہیں مرے گا، ریڑھ کی ہڈی کو نقصان ہو سکتا ہے لیکن وہ زندہ بچ جائے گا، مجھے یقین ہے۔ اس لیے آپ میرے بھائی کو قاتل کہنا بند کر دیں۔ اسے کل فلائی کرنا تھا، اس کی زندگی کا سب سے بڑا خواب تھا۔ UN کا وہ اجلاس، وہ اتنے مدھم انداز میں کہہ رہا تھا کہ وہ مشکل خود سن سکے۔ اس کے چہرے پر ایسا کرد تھا کہ شاید کبھی آیا ہو۔ اسے گولیاں لگتے وقت، وہاں سے یہاں آتے وقت اور یہاں سے آپریشن کامیاب ہونے تک میں ایک بار کے لیے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ مر جائے گا، کیونکہ وہ نہیں مر سکتا۔ اس نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ تکلیف سے بول رہا تھا اور حنزلہ اس سے سنتی رہی۔ دونوں کی تکلیف یکساں تھی، دونوں دور کہیں بالکل ایک جیسے تھے۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا خواب ٹوٹ جائے گا اور میں کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ وہ مر جائے گا، اس کے خواب مر جائیں گے تو وہ بھی مر جائے گا۔ وہ موو آن نہیں کرتا، میں جانتا ہوں اسے۔ اس نے چہرہ ہاتھوں میں گرا لیا۔ اس کی آنکھوں سے گرم گرم آنسو بہہ نکلے تھے۔ وہ اس 7 دنوں میں آج پہلی بار رویا تھا۔ ان خوابوں میں اس کا بھی حصہ تھا۔ انہیں ردی ہوتے دیکھنا میری اذیت تھی۔ آنکھوں سے گرتے پانی نے ہر منظر دھندلا دیا تھا۔ میں نے اتنا عرصہ اپنے دوستوں سے رابطہ نہیں رکھا، میں نے بہت غلط کیا۔ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ لالا، زرخوف کے بعد سب سے زیادہ بات آپ کی کیا کرتے تھے۔ حنزلہ نے اس کے چہرے سے نظر ہٹا لی۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، وہ کہتے تھے زلطان ہمارا لیڈر ہے، جب ہم سب گر جاتے تھے تب وہ کھڑا ہوتا تھا، جب ہمارے درمیان مسائل ہوتے تھے وہ حل کرتا تھا۔ وہ ان باتوں کا سیاق و سباق جانتا تھا، مگر وہ تھک چکا تھا۔ اب وہ واقعی تھک چکا تھا۔ گردن اٹھانا اب بس کی بات نہیں تھی۔ وہ کہتے تھے ہم میں سے سب سے زیادہ کام والا بندہ زلطان ہے، جذبات اس پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ آپ اس وقت جذبات سے کام لے رہے ہیں، یہ وہ وقت ہے جب آپ کو کاغذات نامزدگی جمع کروانی ہے۔ شمدان کو اس کے آفس میں ہونا ہے اور حسن سلطان کو چند گھنٹوں کے اندر کورٹ میں۔ یہ خود غرضی ہے، اس کے خواب ختم ہو گئے اور ہم اس طرح خوشی مناتے رہے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، آواز بھاری اور گیلی تھی۔ انہوں نے اپنے دوست کو دھوکہ دیا، اس لیے بدلے میں انہیں اپنی ٹیم سے دھوکہ ملا۔ انہوں نے ایک obsession کے پیچھے گھر خراب کیا، اب اسی obsession نے ان سے ان کی زندگی کا سب سے بڑا خواب چھین لیا۔ ہر غلط کام کی سزا ہوتی ہے، وہ اپنی بھگت رہے ہیں، آپ اپنی بھگتیں گے۔ زلطان نے چہرہ اوپر اٹھایا، اس کی آنکھیں گیلی تھی۔ ہم اسے معاف کر چکے ہیں، اس کی obsession غلط تھی لیکن کام درست تھا۔ قدرت کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، انسان معاف کر دیتے ہیں لیکن انہیں توڑنے والوں کو قدرت معاف نہیں کرتی۔ تم کتنی ظالم ہو، وہ تمہارا بھائی ہے۔ زلطان اس کی تھیوری سے لرز گیا تھا۔ حنزلہ نے کندھے اچکائے۔ لالا کہتے تھے ان کی زندگی کا دوسرا پریکٹیکل انسان میں ہوں۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کافی دیر بعد وہ بوجھل انداز میں پوچھ رہا تھا۔ اول تو زرخوف کا رشتہ ختم کروائیں، دوئم کاغذات نامزدگی جمع کروائیں، ورنہ آپ کو بے روزگاری کی وجہ سے لڑکی نہیں ملے گی۔ دوئم حسن صاحب کو کورٹ بھیجے اور چہارم تمہارے الفا ریڈر کو اس کے کام پہ بھیجوں، کیونکہ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا دن ہے۔ ظاہر ہے اگر یہ چوتھا کام پہلے نمبر پر آ جائے تو مجھے اور زیادہ اچھا لگے گا۔ اس کی موجودگی میں سخت سنانا الگ تھا اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے بات کرنا الگ۔ زلطان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، ایک نظر حمدان کو گود میں لیے بینچ پر بیٹھے شمدان پر ڈالی، پھر حنزلہ کو دیکھا۔ شمدان بھون، وہ بے اختیار بولا تھا۔ حنزلہ خاموش رہی۔ اس نے اپنے قدم ان لوگوں کی طرف بڑھائے جنہیں وہ اپنی زندگی میں کامیاب دیکھنا چاہتا تھا۔ غم کو، جذبات کو زندگی پر اثر انداز ہونے دینا چاہیے، حاوی نہیں۔ اس سے ہر دفعہ کھڑے ہونا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ فرض ہوتا ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں کچھ بے حد درست فیصلے لے لیے تھے، اس لیے وہ اس وقت ایجاب و قبول کے جو مراحل طے کر رہا تھا وہ اسے خوشی اور پیمانے بخش رہے تھے۔ اس کی زندگی کا سب سے درست فیصلہ تھا۔ سلطان صفدر ولد صفدر حسین، آپ کا نکاح زرخوف وقار ولد وقار احمد کے ساتھ مبلغہ 10 لاکھ روپے حق مہر سکہ رائج الوقت پڑھایا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔
काजी ने अल्फाज दोहराए। कबूल है। सुल्तान सफ्दर जवाब दोहराता रहा। क्या आपको कबूल है? कबूल है। इसने तीसरी दफा भी सरशारी के आलम में कबूल है कहा था। जुल्फ़ वकार का साथ तसव्वुर से हकीकत बन गया था। काजी इसी तरह के कुछ कलमात अब दुल्हन के सामने दोहरा रहा था। हसन इसके कान के पास झुका। अब भी वक्त है, इस मेंटल से शादी मत करो। मैं हूं ना तुम्हारे लिए। ऐसा अमीर लड़का ढूंढ कर लाऊंगा कि याद रखोगी। कबूल है। वो इसकी बात पर गौर किए बगैर बोली थी। गई बहस पानी में। वह हाथ झाड़ते वो उठ खड़ा हुआ। क्या फायदा इस फंक्शन का जहां इसके अंदर के शैतान की एक बात भी ना सुनी गई हो। इजाजत कबूल के बाद दुआएं और सलामती भेजी गई। सुल्तान सफदर अब शमदान से गले मिल रहा था। इसने दबाव बढ़ाया। बेटा ख्याल रखना, वरना मैं इसे बेवा करने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। इंसान का बच्चा बनकर रहना बस। सुल्तान ने इस जोंक को खींच कर दूर हटाया और दूसरी तरफ से घूमकर आने वाले हसन सुल्तान से गले मिला। कोई चक्कर वगैरह चलाया तो दोबारा चलने जैसा नहीं छोड़ूंगा। शरीफ आदमी बनकर रहना। कंधा थपक कर वो अलग हुआ। सुल्तान अगर इस वक्त दूल्हा ना होता तो बकायदा जुबान के जोर दिखाता, मगर इस वक्त खामोशी ही अच्छी थी। और अगर इस वक्त जबराज होता तो जुल्फ की सिक्योरिटी के लिए इनसे ज्यादा सख्त बात करता, मगर वो नहीं था। अब नहीं था बस। फूलों की लड़ियों को हाथ से हटाकर वो जुल्फ के सामने आकर खड़ा हुआ। झुककर दोनों हाथ इसके चेहरे पर रखते हुए पहले इसका माथा चूमा, अकीदत से, एजाज और शर्मसारी से। फिर इसके दोनों हाथ थामकर इसे अपने बराबर खड़ा किया। बड़ी नरमी और सरशारी से वो भी इसे गले लगा रहा था। थोड़ी इसके कंधे पर रखे आंखें मूंदे इसने सुकून को मुजस्सम महसूस किया। एजाज को अपने साथ खड़े हुए पाया। ज़रख़ुफ़ ने इसके दिल की गैर मामूली धड़कन महसूस की। दिलशुबा वो दिल और ये मर्द आज इसके नाम हुआ। जिंदगी से शिकायत खत्म और शुक्रिया का एक खत जारी। निकाह मुबारक हो मिसेस सुल्तान सफ्दर। क्या कहा? मैंने सुना नहीं। सुल्तान इससे अलग हुआ। वो मुस्कुराते हुए से देख रही थी। सुल्तान ने एक बार फिर झुककर इसका माथा चूमा। निकाह मुबारक हो मिसेस सुल्तान, इसने दोहराया और एक बार फिर इसे आहिस्ते से खुद से लगाया। मोहब्बत आज से अमर हुई थी। 8 माह कबल जिंदगी ने किसी के लिए रुकना नहीं सीखा। वक्त का काम गुजरना होता है और वो गुजरता है। ऐसे में इंसान कई दफा जज्बात के जरिए से रुक जाता है। जज्बात कभी रंज होता है, कभी गुस्सा, कभी नफरत, कभी हिद्दत। अस्पताल की राहदारियों से स्टूडियो तक का सफर कठिन था या नहीं, शमदान को अंदाजा नहीं हो सका था। वो बेहिस हो गया था। बदलाव आए थे अंदर, लेकिन अब शिकायत थी। ऐसी शिकायत जिन्हें वो कह नहीं सकता था। गाड़ी सफ्तर मेंशन के सामने आकर रुकी तो इससे होश आया था। इसने अकबी सीट पर बैठे सुल्तान, हसन और जुल्फ को देखा। वो दरवाजा खोलकर गाड़ी से बाहर निकल रहे थे। कपड़े तब्दील करो, इस हालत में तुम कहीं जाने जैसे नहीं हो। शमदान ने एक नजर अपने कपड़ों को देखा। सफेद स्वेटर के ऊपर बड़े बड़े सुर्ख धब्बे थे। इसे क्लिक होने लगा। वो अपने दोस्त को छोड़कर कामयाबों की तरफ जा रहा था। क्यों जा रहा था? आज तक की जिंदगी ने इसे दिया ही क्या था? इन लोगों ने इसके लिए क्या क्या किया था? मैं नहीं कर पाऊंगा। इसने सर डैशबोर्ड पर झुका दिया। दिल में दर्द की एक लहर उठी। जिस्म के दर्द एक तरफ। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं, कोई तैयारी नहीं। मेरा दोस्त मर रहा है, मैं जीने निकल जाऊं? अगर वो मर रहा है तो वो मरेगा और तुम इसे बचा नहीं सकोगे। जज्बात को एक तरफ रखकर सोचो। तुम्हारा दोस्त अपनी जिंदगी से बहुत कुछ खो चुका है, तुम भी खोना चाहोगे? सराज जो सांस से कह रहा था। हमने इनकी मदद का वादा किया था, इन्होंने फिर भी मेरे दोस्त को मारा। वो रो पड़ा, गर्दन झुकाए, बेख्तियार, बेबस सा। हम बुरे ही अच्छे थे, क्या मिला अच्छा बनकर? इन लोगों ने हमारी अच्छाई की कदर नहीं की, इन्होंने मेरे दोस्त को मारा। हम ये डिजर्व नहीं करते थे। जब इंसान अच्छाई की तरफ आए फिर भी इसके साथ बुरा क्यों होता है? वो बकायदा बच्चों की तरह रो रहा था। वो अगले कई लम्हे स्टीयरिंग पर गर्दन झुकाए बस रोता गया। वो रोज करके लोगों को कोस रहा था। वो नाराज था और दुखी भी। वो जबल खान बहराम का कसूर निकाले बैठा था। वो खुद को इल्जाम दे रहा था। इसके अल्फाज बेरब्ती का शिकार थे। काफी देर बाद सिराज ने इसके कंधे पर हाथ रखकर इसे तसल्ली देनी चाही। वो किसी तसल्ली के मूड में नहीं लगता था। इसने हाथ झटक दिया।
बाज वाकयात पर हमारा इख्तियार नहीं होता शानदान। ये दुनिया अब भी तुम्हें हजार दफा ये बताएगी कि तुम मिसफिट हो। यहाँ तुम्हारी जगह नहीं है। चकाचौंध छोड़कर आने वालों के लिए अंधेरा गहरा होता है। शानदान ने आंखें रगड़ कर साफ की। सराज से देखते हुए संजीदगी से बोल रहा था, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने वालों को जुर्माने भरने होते हैं। दुनिया के रूल्स और रेगुलेशन खराब करने वालों को हर जाने। अस्पताल में लेटा वो आदमी अपने अमाल के नताज भुगत रहा है। हर कोई अपनी अपनी कयामत इसी दुनिया में देखेगा। तुम्हें भी देखनी है। लोगों से किस बात की उम्मीद रख रहे हो? वो मारेंगे भी, जलाएंगे भी और साजिश भी करेंगे। लोग आज तक किसी के नहीं हुए, तुम्हारे कैसे होंगे? दुनिया बहुत मुश्किल है। शानदार ने जुकाम ज़दा सांस अंदर खींची। इसे इस वक्त अपनी माँ याद आई। वो बस इनकी गोद में सर रखकर ढेर सारा रोना चाहता था। इसीलिए दुनिया कैद खाना है, हम तो जन्नत में पार्टी करेंगे। वो मुस्कुराकर बोला। शानदान गीली आंखों के साथ हंस दिया। मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे होगा ही नहीं। तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता। इस यकीन के साथ जाओगे तो हो जाएगा। थोड़ी देर बाद वो अंदर जाकर जल्तान के कपड़ों में से कोई कपड़े पहने फ्रेश हुआ और जल्तान ही की गाड़ी में ऑफिस आया। और अब वो ऑफिस की राहदारियों में कदम उठा रहा था। डेस्क के पार बैठे कई वर्कर्स ने गर्दन फेर कर इसे देखा था। इसके माथे पर पट्टी थी, गाल पे और आंख के नीचे गहरा जख्म। हाँ, जितनी जैकेट से बाहर नजर आते थे वहां खराशे थी, होंठ फटा हुआ और गर्दन पर भी जख्म थे। वो पिकनिक के लिए गया था। इसकी वापसी ऐसी होगी कि किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। बॉस की हजार कॉल्स के जवाब में जब वो इन्हें टालता रहा तो मजबूरन इन्हें किसी और एंकर को इंटरव्यू के लिए तैयार करना पड़ा। आज शाम 7 बजे इसे एक गाड़ी लेने के लिए आने वाली थी। शानदार ने कलाई पर बंधी घड़ी पर नजर डाली। दोपहर के 2 बज रहे थे। अभी वक्त था, अभी बहुत वक्त था। रहीला अब्बास के ऑफिस में बैठे हुए पहली बार इसे एहसास हुआ कि इसकी जुबान को लकवा लग चुका है। वो बोल नहीं पाया था। ठंडक ने जैसे इसकी अज़ा को जामद कर दिया था। तुम्हें क्या लगा था शंतान, एक हफ्ते बाद बगैर किसी छुट्टी के तुम गायब रहोगे और यहाँ तुम्हारी जगह वैसी की वैसी रहेगी? इस इंटरव्यू के लिए मैंने और चैनल ने क्या क्या नहीं किया, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। तुमने कितनी लापरवाही का मुजाहरा किया है। रहीला बोलते बोलते हाम गई थी। शंतान खामोशी से मेज की दाएं तरफ रखी कुर्सी पर बैठे आमर लोधी को देख रहा था। वो आदमी जैसे शंतान की जगह भेजा जाने वाला था। कोई और लम्हा होता तो इसकी नजरों में हकारत होती, आज नहीं थी। जस्ट लुक एट योर फेस, ऐसा लग रहा है जैसे किसी से पिट कर आए हो। इस शक्ल के साथ इंटरव्यू करने जाओगे? वो बोलती रही और शानदान को बस इसके लब हिलते महसूस हो रहे थे। इतने दिन बाद ये साफ सुथरे कपड़े इसे खौफ में मुब्तला कर रहे थे। ये नरम सोफा जिससे चुप रहा था, कॉफी का वो भाप उड़ाता हुआ मग जैसे किसी ने इसके जिस्म पर उछाल दिया हो। इसने काफी बार इसे टोककर कुछ कहने की कोशिश की थी, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम था। वो वाकई अल्फाज भूल गया था। अब तुम कुछ बोलोगे भी या सिर्फ मुझे देखते रहोगे? वो मेज पर हाथ मारते हुए गुर्राई। थूक निकला। दिल पर हाथ रख के धड़कनों को नॉर्मल करने की कोशिश की। इसने राहिला की आंखों में आंखें डाली। वो इसे कम से कम क्या दे सकती थी? पैसा? ज्यादा से ज्यादा एक शो? शानदान ने सर झटका। दुनिया कुछ नहीं दे सकती, दुनिया कुछ ले नहीं सकती। आपको मेरे एक हफ्ता गायब रहने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो भी तब जब मैं सारी फॉर्मेलिटीज मुकम्मल करके गया था। ये जख्म आपकी टीआरपी बढ़ाएंगे। एक और अहम जरूरी बात, जिस जिस जगह आप और मैं इस वक्त हैं, इसे मैंने कमाया है। लिहाजा आप मुझे ये मत बताएं मुझे क्या करना है। अभी 5 घंटे बाकी हैं और मैं इन 5 घंटों में बहुत कुछ कर सकता हूँ। सैयद शंतान को अंडर एस्टिमेट मत करें। राहिला के ऊपर जैसे ओस पड़ गई हो। वो शक का मुकाबला नहीं कर सकती थी। हाँ, वो इसकी बॉस थी, लेकिन ये आदमी इसके बॉस का फेवरेट था। इसने गहरी सांस लेते हुए कागजात इकट्ठे किए और इन्हें शंदान के सामने लाकर रखा। चेहरे की सख्ती गायब हो चुकी थी। इन्हें पढ़ लो। ये सवाल हमने 4 दिनों में बनाए हैं। इसके अलावा कोशिश करना कि इनकी बैक स्टोरीज जानने की कोशिश करो और इन्हें कुछ और इस अंदाज से पेश किया जाए ताकि वो लोग स्टेज के सताए हुए लोग मालूम हो, लेकिन वो लोग दहशत गर्द हैं, लाखों लोगों के कातिल। चैनल इन्हें मासूम क्यों दिखाना चाहता है? टीआरपी सैयद शानदान शाह, टीआरपी। वो अपने अल्फाज पर जोर देते हुए बोली। शानदान ने एक सरसरी निगाह
इन कागजात पर डाली और उठ खड़ा हुआ। वो 7 दिन पहले वाला सैयद शंतान होता तो इन कागजात को चूम कर अपनी जेब में रखता। आज वो इन पर लानत भेजना चाहता था। कुछ भी कहे बगैर वो इस कमरे से बाहर निकल गया था। कागजात रद्दी थे। सैयद शंतान वो कहेगा जिसका दिल कहता था। अब वो वाकई वो कहेगा जिसका दिल कहता था। वो दिल जो शफाफ होकर आया था। दुनिया रद्दी थी। दुनिया वाकई रद्दी थी। कुछ लोगों की जहानत इनके लिए कड़ा इम्तिहान होती है और कुछ लोगों के लिए रिश्ते इनके लिए गर्दन में अटा तोक जिसे निकलने पर वो कादर नहीं रहते और वो गर्दन में पड़ा रहे तो दम घुटने लगता है। गाड़ी की अगली नशिस्त पर शोफर था और पिछली नशिस्त पर सुल्तान सफ्तर। वो सपाट तासुरात लिए सड़क पे सामने देख रहा था। साथ बार बार टेक्स्ट करते हुए कभी कॉल करते हुए हंजला से एक एक मिनट की रिपोर्ट मांग रहा था। रोजगर आने वाली पुलिस चाय पानी लेकर चलती बनी थी और मीडिया को अच्छे खासे पैसे देकर सराज सफ्तर ने वो बुलवाया जो राज भी रखे और वकार भी। सुल्तान की गोद में कुछ कागजात धरे थे, गाहे बगाहे जिन पर वो नजर डाल लेता था। लिबास और चेहरा अब साफ था। पता जख्म के निशान अब निखर कर नजर आने लगे थे। आंखें बेतहाशा सुरख थी। गर्दन पर लगे टांके बेहद सुरख हो रहे थे। शायद कोई एलर्जी थी। सिराज चुपचाप इसे देख रहा था। वो इसकी तरफ से बात शुरू किए जाने का मुंतजिर रहा था। गाड़ी 1.5 घंटे की मुसाफिर के बाद जिस इमारत के बाहर आके रुकी थी, इसके माथे पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दर्ज था। सुल्तान खिड़की से बाहर खाली खाली नजरों से इस इमारत को देखे गया। वो यहाँ कई बार अपने इसी भाई के साथ आ चुका था। हर बार वो भाई होता था। आज बैठे बैठे वो गैर हो गया था। रास्ते में वो कई बार इससे लड़ा था, आज नहीं लड़ा। खामोशी जैसे इससे जूं की तरह चिमट कर रह गई हो। कई लम्हे वो खामोश रहा। सिराज इसके नीम रुख को देखता रहा। खामोशी का दौरान तवील होने लगा था। जब इसने सुल्तान के घुटने पर हाथ रखा था। क्या कहना चाहते हो? क्यों किया? इसकी आवाज मध्यम थी, नजरें हनूस बाहर। ऐसी क्या वजह थी जिसने आपको अपने ही भाई को एक कैद खाने में रखने पर मजबूर किया? मैं मर भी सकता था। डैड चाहते थे तुम लीडर बनो। इसने हल्की आवाज में तराफ किया। सुल्तान ने बेयकीनी से गर्दन मोड़ कर इसे देखा। हैरत ऐसी थी कि वो पलक भी ना झपक सका। मैं सोच सोच कर पागल हो गया था कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसने आपको इस मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। और आप कह रहे हैं डैड चाहते थे। सिर्फ डैड के चाहने के लिए आपने इतना बड़ा कदम उठा लिया। मैं डैड के हुक्म मानने का आदी हूँ। इसकी आंखों के आगे ये शबिया लहराई। वो आंखें, वो चेहरा। सिराज ने सर झटका। तुम जिस काम पर निकल चुके थे वो गलत था। जो मैंने किया वो गलत से भी ज्यादा गलत। बचपन में हम कोई गलती करें तो माँ बाप मारते हैं, कमरे और बाथरूम में बंद कर देते हैं। वहां सिर्फ खौफ नहीं होता, वहां हम एनालाइज करते हैं। हम जान जाते हैं ये काम गलत था और यहाँ से निकलकर हमें ये काम नहीं करना है। बड़े होने के बाद जिंदगी मसरूफ होती जाती है। वो एनालाइजिंग का कमरा खो जाता है। फिर दुरुस्त हो या गलत, हम एक ही दिन में दौड़ते ही रहते हैं। मैं तुम्हें एक जगह दिखाना चाहता था जहाँ भूख प्यास मौत सब था, जहां से तुम्हें लीडर बनकर निकलना था या फिर बुजदिल। मैं तुम्हें एनालाइजिंग सिखा रहा था। इसने घुटने से हाथ हटाकर सुल्तान के कंधे पर रखा। मैं जानता हूं मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, लेकिन मेरे साथ नहीं, आपने अपने साथ गलत किया है। मैं अब आप पर एतबार नहीं करूंगा। वो सख्ती से बोला। मुझे मालूम है, मैं अब आपसे कभी मशवरा नहीं करूंगा। मालूम है, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। ये जितनी ही बेबसी थी, सुल्तान सफ्तर खुद से वाकिफ था। मैं आपसे इंतकाम लूंगा। अंदाजा था वो हंस पड़ा। मैं आपको छोड़ दूंगा भाई। सुल्तान के कंधे पर रखा सरार सफ्तर का हाथ साकित हो गया। इसकी मुस्कुराहट सिमट गई और आंखों में कुछ था, कोई तकलीफ जैसा, कोई मलाल सा। आपने अपने साथ बहुत गलत किया है। मैं आपको छोड़ दूंगा। तुम्हें मेरी जरूरत है। कई लम्हे बाद वो बेहद आहिस्ती से बोला। दिल कट कर 2 हिस्सों में तकसीम हुआ था। क्या वह उसे छोड़ सकता है? जरूरत एक दिन खत्म हो जाती है। मैंने जो कुछ किया तुम्हारे लिए किया। वो जाने क्यों तवीले देने लगा था। मैं भी जो कुछ करूंगा अपने लिए करूंगा। इसने गोद में धरे कागजात यकजा किए। इसके एक इशारे पर शोफर ने दरवाजा खोला। सुल्तान सफ्तर ने कदम बाहर निकाले। सिराज गहरी सांस लेते हुए अपनी तरफ से उतर आया। इसकी आंखें संजीदा थी, चेहरा सख्त। हाँ, इसकी रंगत मुचड़ चुकी थी, हाथ कप कपा रहे थे
और टांगों से जान निकल चुकी थी। वो कैद की फ्रस्ट्रेशन अपने बड़े भाई पर निकाल रहा था और बस, हाँ बस इतना ही। ये तवीले वो आज के बाद कई बार खुद को देने वाला था। फैसला चाहे दुरुस्त हो चाहे गलत, इसे लेते वक्त इंसान को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जो लोग एक लंबा अरसा एक गलत मदार में घूमते रहे हों, जो वो सही मदार में चलने लगे तो उसकी सारी जिंदगी चकराने लगती है। पैरों की जमीन और सर का आसमान अपनी जगह खोने लगता है। ऐसे में फैसले मुश्किल होते हैं, बेहद मुश्किल। सल्तान सफ्तर के मेंशन में निकलने वाली वो तीसरी गाड़ी थी, जिसके अक्मे नशिस्त पर हसन सुल्तान और सुरखू वकार मौजूद थे। हसन ने मोबाइल कान से लगा रखा था और सामने वाले की बात बहुत गौर से सुन रहा था। समाज शुरू होने में अभी 2 घंटे बाकी हैं। मैं 10 मिनट में कोर्ट पहुंच रहा हूँ। लेडी को बिठा कर रखें आप। सामने से एक बार फिर कुछ कहा गया। हसन ने हाथ उठाकर जैसे जुर्खुफ से जारी। रुक जाए। आपने इस वीडियो को लाइक किया? नहीं किया ना, तो प्लीज लाइक कर दे। और चैनल को सब्सक्राइब किया? वो भी नहीं किया होगा यकीनन, तो वो भी कर दे प्लीज। और एंड पे कमेंट किया आपने? नजर आ रहा है आपने कमेंट नहीं किया, तो वो भी करें ताकि पता चले ये वीडियो कहाँ से देखी जा रही है। टेक केयर, ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।